नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आलोक। हाथरस मामले को अभी पूरा देश पूरी तरीके से भूल भी नहीं पाया कि उत्तर प्रदेश में दरिंदगी की हदें पार करने वाली वारदात हो गई। यूपी के बदायूं जिले में 50 साल की महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड जैसी चीज डालने की कोशिश की गई। उनके एक पैर में फ्रैक्चर पाया गया। शरीर पर कई और जगह गंभीर चोटें मिली। सोशल मीडिया पर इस घटना की तुलना निर्भया मामले से की जा रही है। इस हैवानियत के बाद पुलिस की लापरवाही ने भी सारी हदें पार कर दी। महिला की लाश उसके घर के बाहर 17 घंटे से ज्यादा देर तक पड़ी रही। गांव वालों का जब गुस्सा फूटा तब पुलिस हरकत में आई। परिजनों ने उघैती थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस परिजनों को गुमराह कर थाने के चक्कर कटवाती रही। पुलिस ने पहले तो आंगनवाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या की घटना को झूठा बताकर कुएं में गिरने की मौत होने की बात की। घर वाले बार बार पुलिस को फोन करते रहे। रात से सुबह हो गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही एसएसपी संकल्प शर्मा ने लापरवाह थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप को निलंबित किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस बर्बर वारदात को लेकर विपक्षी दलों ने यूपी की योगी सरकार पर सियासी हमले किए। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीयत में खोट बता दिया, तो वहीं आपने भी कानून व्यवस्था पर हमला बोला। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है? आखिर कब आधी आबादी अपने को महफूज समझेगी? आज की बड़ी बहस इसी पर। तो जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो सवाल तमाम सारे जन्म लेते हैं। आज कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो एक बार फिर कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं और ये इनका जवाब मांग रहे हैं। वो सवाल कौन से हैं? आखिर कौन आधी आबादी की सुरक्षा की गारंटी लेगा? रेप के खिलाफ बने सख्त कानून क्या बेअसर साबित हो रहे हैं? क्या पुलिस की लापरवाही आखिर कब थमेगी कि 17 घंटे तक कोई भी एक्शन नहीं लेती है पुलिस? क्या यूपी में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है? और सबसे बड़ी बात कि हैवानियत की ऐसी घटनाओं पर आखिर लगाम लगेगी तो कब लगेगी? और इस बीच आपको यह भी बता दें कि ये सवाल जो हैं, इन सवालों के जवाब तो हम लेंगे ही, लेकिन इन सवालों के पीछे अगर बात करें, निर्भया कांड से जब हम तुलना करें, कुछ वैसे हुआ। तो निर्भया कांड के बाद रेप के कानून में बदलाव की बात करें तो कई बदलाव किए गए। जरा वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि यूपी में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की मंजूरी दी गई, पीड़ित पक्ष को जल्द इंसाफ मिल सके, ताकि इसके पीछे मकसद यही था। 144 नई अदालतें केवल और केवल रेप मामले की सुनवाई करेंगी। इतना ही नहीं, 74 अदालतें पास्को एक्ट वाले केस सुनेंगी और धाराओं में किया गया बदलाव। आपको यह भी बता दें कि 2013 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया और आईपीसी की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए। मकसद यही था कि जो सिस्टम है इसमें किस तरीके से बदलाव आए, महिलाओं को न्याय मिले। 22 दिसंबर 2015 को जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया। हालांकि इसका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन सवाल यह है कि ये बदलाव किए गए, नए कानून लाए गए, सख्ती बरती गई, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। चाहे वो हम हाथरस कांड की बात कर ले, और ये रिसेंटली जो उदाहरण है, ये बदायूं का जो उदाहरण साफ तौर पर सामने आया। तो सवाल तमाम सारे हैं। आखिर कौन आधी आबादी की सुरक्षा की गारंटी लेगा? रेप के खिलाफ बने सख्त कानून क्या बेअसर साबित हो रहे हैं? पुलिस की लापरवाही आखिर कब थमेगी? क्या यूपी में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है? और हैवानियत की ऐसी घटनाओं पर आखिर लगाम कैसे लगेगी? ऐसे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक पैनल
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनीति की अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शौकत जी, आपकी जब सरकार थी तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के तो गई थी, जनता ने नकारा था, चाहे वो अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, जीरो टॉलरेंस की बात करें और या फिर रोजगार की बात करें। अब आप क्या कहेंगे? देखिए आलोक जी, सबसे चीज तो पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है तो तमाम मुद्दों को लेके चुनाव प्रचार कर रही है, जिसमें पहला मुद्दा अपराध भी था और रोजगार भी था। लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगा आलोक जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी आए नहीं और जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा जरूर कि एक बात बताइए, इतने सारे कानून होने के बावजूद, इतना सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के बावजूद ये अपराध कैसे हो गए? देखिए, आज जो हाथरस की घटना हुई थी, जो कुछ दिन पहले हुई थी, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बचाव में उतर आए थे, कहने लगे कि रेप तो हुआ ही नहीं है। उसमें तमाम लोग उसको जो है बचाने का प्रयास कर रहे थे। उनके सांसद भी जो आरोपी था उससे मिलने पहुंच गए थे और समाजवादी पार्टी ने इस पे भी सवाल उठाया था, कहा था कि पीड़ित परिवार से ना मिलकर आप आरोपियों से मिलने पहुंच गए। तब भी ये सवाल उठा था कि नहीं आप रेप तो हुआ ही नहीं। तो जब आप आरोपियों को बचाने का काम करेंगे, आरोपियों को संरक्षण देने का काम करेंगे, तो इस तरह की जो जघन्य घटनाएं हैं वो समाज में बढ़ने ये बताइए कि आप लोग ये घटना नहीं, पूर्व में जो अपराध हुए, चाहे आप उन्नाव की बात करें, हाथरस की बात करें, और भी जो घटनाएं हुई, उनमें लगातार ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद और पार्टी के मंत्री कई बार ऐसा रहा कि पीड़ित परिवार से ना मिलके अपराधियों से मिलने पहुंच गए और उनका बचाव पक्ष रखने लगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, अपराधियों को बचाने के लिए। और जिस तरह ये घटना हुई, आप देखिए, मैं आप आलोक जी कह रहे थे 17 घंटे तक उस महिला का शव उनके घर के सामने पड़ा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस, जो सरकार की पुलिस, वो इतना संवेदनहीन हो गई है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। 17 घंटे तक एक महिला का शव अगर सड़क पे पड़ा रहे और पुलिस मौन व्रत रखे रहे तो कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें शौकत जी कही, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप लोग ज्ञान बहुत बांटते हैं, अगर खास करके डिबेट में या कहीं परिचर्चा होती है, आप लोग सत्ता पक्ष पर दबाव क्यों नहीं बनाते विपक्ष के तौर पर? ये बताइए जरा। हाँ, दबाव तो हम सदन से लेकर सड़क तक बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम दबाव नहीं बना रहे। आप बताइए आलोक जी, हम कहां दबाव नहीं बना रहे? हम सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो वह बतावे। और अगर हम लोग तो मांग, समाजवादी पार्टी तो आलोक जी लगातार मांग कर रही थी, आप धर्मांतरण का कानून बना रहे थे, तब भी मैं आपके साथ चर्चा में था और मैंने पुरजोर ये बात कही थी कि आप धर्मांतरण के कानून को बाद में बना लीजिएगा, पहले रेप जैसे जघन्य अपराध पर कानून बनाने का काम करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां सुनती है? लेकिन सवाल है कि इतने जब कानून बने हैं तो वो क्या ना काफी है? हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए, बीजेपी नेता हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़ गए। नीरज जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सैयद जरीन जी जुड़ गई हैं। सैयद जरीन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ एडवोकेट एएन पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। एएन पाठक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा भी कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन नीरज जी, लगातार शौकत जी ने सवाल उठाया है, हाथरस मामले को भी पूरा देश भूला भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में दरिंदगी की हदें पार करने वाला एक मामला और सामने आया है। क्या जवाब देगी? यूपी के बदायूं जिले में जो 50 साल की महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। देखो, मुलजिम कोई भी हो, वो ना तो किसी पार्टी का होता है और वो असामाजिक तत्व होता है। उसको किसी ना तो राजनीतिक दल से मतलब है, ना उसको किसी धर्म से मतलब है। मुलजिम होता है, एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसकी जो जैसी एक घटना घटित हुई और निंदनीय घटना है, और सरकार ने तत्काल इसमें एक्शन लिया। सरकार की कहीं नीति सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। सरकार ने एसओ को सस्पेंड किया, तमाम टीमें लगा दी सरकार ने। मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों से, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, XYZ, सभी से पूछना चाहता हूं, सरकार की नीयत में कहां खोट है? सरकार ने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की, क्या FIR नहीं लिखी, क्या एसओ को सस्पेंड किया? जो उसमें दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई सभी के खिलाफ हुई है। जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है।
देखो सवाल ये कि आप डर क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं अपराधियों देखो में? अपराधियों में उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए खौफ है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का खौफ है। ऐसा नहीं है अब कोई भी घटना होती है, कोई भी अपराधी अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। ठीक है, हाँ। अगर एक भी अपराधी बचा हो उत्तर प्रदेश में तो हमें बताइए। आपका सवाल मैं आधी आबादी की जब मैं बात करूंगा, सैयद जरीन जी आप मुझे बताइए, क्या वाकई में लग रहा है अपराधियों में खौफ है? चाहे वो हाथरस मामला हो और ये बदायूं की घटना और इससे पहले निर्भया मामला जो हुआ था उसमें तो खैर उसके बाद कानून में किस तरीके से बदलाव किए गए, लेकिन आज भी क्या महिलाएं अपने आप को महफूज समझ रही हैं? जरीन जी मेरा सवाल आपसे सीधे, आपको लग रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं? हाथरस केस को अभी कितना वक्त गुजरा है और ये वही बदायूं है जहां कुछ समय पहले 2 बच्चियां जो हैं वो पेड़ से लटकी भी दिखाई गई थी और किस बुरी तरह से बर्बरता से वो उनका शव जो था वो पेड़ से लटका हुआ। कब तक चलता रहेगा ये हैवानियत का नाच चल रहा है कि मतलब अब महिलाओं के इतना गंदा, इतना भयावह जो रूप जो है वो सामने आ रहा है अपराधियों का कि एक 50 वर्षीय महिला मतलब एक पवित्र जगह पर पूजा करने जा रही है, वहां पे जो सबसे मैं कहूंगी सबसे पवित्र जो जगह होती वहां पर हैवानियत का गंदा खेल खेला गया, उसको इस निर्ममता से उसके साथ रेप करा गया। रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को बर्बाद कर दिया गया, उसका लिवर, उसका किडनी, उसके लंग्स इफेक्टेड हुए, फिर उसको कुएं में डाल दिया जाता है। 18 घंटे तक उस महिला का जो शव है वो उसके घर में पड़ा रहता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। 48 आवर्स के बाद जो है वो पोस्टमार्टम होता है। कहाँ है महिला सुरक्षा? कहाँ गए सारे एंटी स्क्वाड वाले? कहाँ है सरकार? कहाँ है ये पुलिस प्रशासन? मैं किसको कहें हम लोग? आपसे एक महिला ही पूछ रही है सवाल, ये एंकर का सवाल नहीं है। कहाँ है आपका एंटी रोमियो स्क्वाड? कहाँ है आपकी सुरक्षा व्यवस्था? कहाँ है आपका जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस तो जीरो हो गया है। देखो उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब हुई रही है। तो पूर्व जनता ने नकार दिया ना एक मिनट आलोक जी पूरी बात कहने दीजिए। जो बदमाशों के असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद थे। आज की तारीख में योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार में ऐसा अब नहीं हो रहा है और नहीं होगा। अगर होता भी है तो हम इतने कठोर दंड देते हैं, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में हम इतना कठोर दंड देते हैं, अपराधियों में खौफ है। और अब मान लीजिए घटना हुई है, इसमें भी आप देख लीजिए तत्काल कार्रवाई हुई है। चलिए कार्रवाई की बात करिए जरा। पूर्व जज सीबी पांडे जी हमारे साथ हैं। सर मुझे आज एक बात बताइए, जब सरकार लगातार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो भी कार्रवाई हो रही है वो भी रिपोर्ट लिखा है एक कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है, जो धाराएं हैं उनके तहत आगे कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें सरकार का फिर इकबाल क्या है? वो तो कोई भी सरकार होगी उसी धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। मुख्य बात यही है कि कोई भी सरकार जब देखिए रेप का जो मामला है ये निर्भया कांड के बाद इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया और उसके बाद कानून में सख्त संशोधन और कानून में सख्त संशोधन करने के अलावा पुलिस पर इतने उत्तरदायित्व दिया गया कि ऐसे मामलों में अगर तत्काल एफआईआर नहीं दर्ज होता है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें अगर सख्ती से लागू करने की जो निर्भया के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसमें पूरे एक सिस्टम को अगर उत्तर प्रदेश में डेवलप किया गया होता और हर मामले में उतनी मुस्तैदी दिखाई गई होती और हर मामले में उसी तरह से कहीं भी रेप के मामले में तुरंत कार्रवाई की गई होती, रेप के मामले में छिपाने की कोशिश नहीं की गई होती, रेप के मामले में लोगों को बताया गया होता, एजुकेट किया गया होता, वहां के जो पुलिस अधिकारी है उनके अंदर सेंसिटिविटी पैदा की गई होती, तो ये सारा चीजों का एक प्रभाव ये पड़ता कि कोई भी रेप के अपराध के से डरता और वो समझता कि ऐसे मामलों में हमें अगर रेप के किसी भी मामले में अगर हम वांछित है तो मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई। तो ये कार्रवाई होनी है, ये तो हुई नहीं। कानून बन गया जैसे सामान्य कानून है, एक जैसे मर्डर है, ये है, डकैती है, उसी तरह से आपने गंभीर आरोप तो बना दिया। लेकिन उस रेप के मामले के जो मंशा थी निर्भया कांड के बाद किस तरह से इसको डील करेगी पुलिस, उसका अलग से सेल बनेगा और उसके सेल में हमेशा एक एक्शन ग्रुप बनेगा। ये सारी चीजें तो आपने लगता है की नहीं और इसलिए नहीं की, इसलिए ऐसे घटनाएं घटती हैं। तो ये घटनाएं घटती रहेंगी और जो कानून अपने तो सभी कानून इसलिए बनाई है
कानून अपना जो तरीका है उस कानून को अपनाएगा। तो ये सरकार का कौन सा काम है? ये तो न्यायालय का काम है। जब अपराध हो गया, सरकार का कौन सा काम है? वरिष्ठ एडवोकेट एएन पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। एएन पाठक जी, जिस पुलिस को लेकर के बात करें, इस मामले में 17 घंटे तक तो सोती रही पुलिस, अब आगे की मैं क्या कहूं, ऐसे लोगों पर अब किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक इकबाल है जो सरकार के प्रति किस तरीके से लोगों में कायम हो और अपराधियों में डर बैठे कम से कम? FIR होनी चाहिए घटना के तुरंत बाद। चाहिए अब जब 2 दिन 3 दिन FIR नहीं होगी, 2 दिन बाद पोस्टमार्टम होगा, तो बहुत कुछ चीजें ही नहीं होगी, तो कानून कैसे अपना काम करेगा? कानून को काम करने के लिए पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सब कुछ एविडेंस मिलता है। अगर उसमें 2 दिन 3 दिन डिले हो जाता है तो डॉक्टरी रिपोर्ट भी ठीक से नहीं आती, इसलिए कानून भी अपना काम नहीं कर पाता है। और जब पुलिस काम ठीक से नहीं करती तो मतलब कोर्ट का भी अपना काम नहीं कर पाता ठीक से, क्योंकि पुलिस के ऊपर ही कोर्ट का पूरा व्यू होता है जी। सारी रिपोर्ट सारा कुछ लाना पुलिस का काम होता है। मुकदमे की पैरवी पुलिस ठीक से नहीं करती, चार्जशीट समय पे नहीं दाखिल होगी, अपराधी जो है खुलेआम घूमेंगे, 90 दिन में चार्जशीट नहीं आएगी तो अपराधियों की जमानत हो जाएगी। कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, जो भी करना है पुलिस को ही करना जी। तो बिल्कुल ऐसे कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं, यही कहीं ना कहीं जो है वो डर अपराधियों में नहीं ला पा रहे हैं। सैयद जरीन जी, इस मामले में अगर बात करें तो जो मामला सामने आया बदायूं का, सोशल मीडिया पर इस घटना की तुलना निर्भया मामले से की जा रही है, क्योंकि इस हैवानियत के बाद पुलिस की लापरवाही ने भी सारी की सारी हदें पार कर दी। देखिए मतलब इसकी तुलना निर्भया से करी जा रही, तो वाकई ये निर्भया की तरह ये कांड हुआ है। आप उस चीज को समझिए, एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि कितना जघन्य अपराध उस महिला के साथ हुआ और जिस तरीके से उसकी अपराधियों की मैं मतलब उसकी दाद दूंगी कि वो खुद ही लाश, उनके दिल में कोई डर ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या अपराधियों के दिल में घटना करने के बाद, अपराध करने के बाद डर जरा सा भी नहीं है कि वो अपने माइंड को इस तरह सेट कर उसकी लाश को कुएं में फेंकते हैं, वापस खुद जाकर परिवार को सौंपते हैं। कि मतलब डर क्या अपराधियों के अंदर खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल खत्म हो गया। और उनकी मानसिकता पे मैं कहूंगी कि देखिए, जब तक ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई कर नजीर नहीं पेश करी जाएगी और ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जो अगर उसमें ढिलाई करें, उन पे कठोर कार्रवाई हो, जो अच्छा काम करें उनको आप उनको अप्रिशिएट करिए, ताकि लोगों का जो मनोबल है, जो सामान्य नागरिक है, उनका जो एक विश्वास है वो पुलिस की तरफ बढ़ना चाहिए और अपराधियों की जो दिल में है वो एक डर पैदा होना चाहिए। वो डर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, डर वो नहीं दिखा दे रहा, जिसकी वजह से तमाम सारी चीजें आ रही हैं और इस तरीके की घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। नीरज जी, महिला की लाश उसके घर के बाहर 17 घंटे से ज्यादा देर तक पड़ी रही। गांव वालों का जब गुस्सा फूटा तब जाके पुलिस हरकत में आई है। ये तो हाल है, तो ऐसे में कैसे जीरो टॉलरेंस अपराध पर रोक लगेगी? आलोक जी, मैं इस बात को मैं एक बात बताऊंगा आपको। जी। ये बता रहे 17 घंटे लाश पड़ी रही। 112 एक ऐसी योजना है, 112 पे आप कहीं भी अभी फोन कर दो, अभी पुलिस आ जाएगी। इस बात को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि सरकार कितने सख्त निर्देश हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही 112 पे की गई या पुलिस ने की गई, ऐसा तमाम थानों में हुआ है, पुलिस ने थोड़ी सी लापरवाही की है तो उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन अगर इसमें भी परिजनों को गुमराह कर थाने के चक्कर कटवाती रही ना, बार बार मना नहीं कर रही थी, गुमराह कर रही थी। इसमें एसओ की उसमें कमी थी तो एसओ को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया है। और भी अधिकारियों पर इसमें गाज गिर रही है। और ऐसा नहीं सरकार को उनके कोई पक्ष में कोई काम कर रही हो। सरकार तो अपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। जनता पे अगर कोई भी कष्ट होता है, लेकिन जनता को यकीन क्यों नहीं दिला पा रही है? देखो, जनता को यकीन हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अब जनता को यकीन नहीं हुआ, तत्कालपुर थाने पर एसओ पे कार्रवाई, अन्य पे कार्रवाई हुई है, तो उनको विश्वास की तो बात है। जनता को यकीन नहीं हो रहा तो विपक्ष क्या गुमराह कर रहा है क्या? देखो, विपक्ष को तो एक मुद्दा नहीं है तो सवाल के बदले सवाल नहीं। देखिए पहले, हाँ ठीक है, पहले विपक्ष की भी बात सुनिए। बहुत जघन्य अपराध और उसमें आप कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करके कह रहे हैं नहीं साहब, हमने कोतवाल को तो सस्पेंड कर दिया साहब तुरंत अभी। अरे जो घटनाएं हुई हैं उस पर रोकथाम कौन लगाएगा? ये जो कानून का इकबाल, इसको कौन कायम करेगा? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। प्रतापगढ़ की एक घटना है, वीडियो चल रहे होंगे सोशल मीडिया पे। 2 युवक
एक युवक को पीट रहे हैं और महिला बार बार बचाने का प्रयास कर रही है। जल्दी, हाल ही की घटना है, आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर कानून का इकबाल होता तो मुझे लगता सरेराह जिस तरह वो युवक पीट रहे हैं, हिम्मत नहीं होती। और आज आप 112 की बात करते हैं ना महाराज नीरज जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लखनऊ में तो दिखा लेते हैं, और जैसे ही लखनऊ के थोड़ा सा उत्तर पे जाते हैं आप, नहीं उत्तर प्रदेश के कोने, अरे सुन लीजिए महाराज, आप लखनऊ में बैठे इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता, फोन करते रहिएगा, पुलिस आएगी और उनको जो करना घूम घाम के चली जाएगी। अगर सच में आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही होती, योगी महाराज जी की सरकार काम कर रही होती, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आलोक जी कि 17 घंटे उस महिला का 100 घर के सामने नहीं पड़ा होता। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कह रहे हैं हम कोतवाल को सस्पेंड करके वाहवाही करेंगे सरकार की। अरे आपको, आपकी जवाबदेही है, कोतवाल की जवाबदेही नहीं है। आपको कोतवाल को उसी वक्त समझना चाहिए। जवाबदेही किसकी है, अब इस पर भी बात करेंगे। जी जी जी, जल्दी से। हाँ ठीक है। आलोक जी, सिर्फ कोतवाल को सस्पेंड करने से परिवार को न्याय तो नहीं मिल जाएगा। अगर ऐसा होने लगे तो सारी सरकारें मरहम लगा दिया है, पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की और पूरे एसटीएफ की मदद भी करेगी पूरी तरीके से, यानी कि सहायता देने की पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है सरकार ने। जावेद जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। जावेद जी, स्वागत करूंगा आपका। और आज मन बहुत व्यथित है, एंकर आलोक का कोई सवाल नहीं है, आपका अगर कोई भी सवाल है नीरज जी से तो आप सवाल कर सकते हैं। अगली बारी आपकी। जी क्या सवाल किया जाए, हाथरस से लेके और ये बदायूं में देखिए, अभी हम सब लोगों को सुन रहे थे, अपने सम्मानित पैनलिस्टों को, क्या घटना हुई है। कहा जा रहा है कि एसएचओ को आपने सस्पेंड कर दिया। अरे सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है इस उत्तर प्रदेश के अंदर की बदायूं की जो घटना हुई है, इसमें वहां का स्थानीय प्रशासन दरिंदगी से और हत्या को स्वीकार ही नहीं कर रहा था, वो उसको दुर्घटना बताने का प्रयास कर रहा था। ये भी तो एक कांड हुआ इसमें, और आपने एसएचओ को कर दिया। अरे योगी महाराज जी तो कह रहे थे कि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे, उनको क्यों बख्शा जा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश, अब पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है कहा जा रहा है। ये आंखों की बाजीगरी दिखाई जा रही है। लखनऊ में इसी हफ्ते गोसाईगंज में किस तरीके से दबंगों ने महिला के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया और उसको आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। मोहनलालगंज में क्या हुआ इसी हफ्ते में कि एक बेटी को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। इसी सप्ताह में सीतापुर में क्या हुआ। विपक्ष भी अगर सही समय पे सही मुद्दे उठाए तो भी बात है, आप लोग भी जो मुद्दा चलता है उसी वही मुद्दे उठाता है। आलोक मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आज इस मुद्दे पर आप अकेले हैं संभवतः जो डिबेट करा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं कि कम से कम इस जो है तत्कालिक मामले पर आपने डिबेट कराई। देखिए धर्म स्थल, ये हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोगों की धार्मिक आस्थाएं बड़ी प्रबल हैं। वहां पर एक प्रौढ़ महिला के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ किस तरीके से जो आस्था के साथ मंदिर में पूजा करने गई थी, उसके साथ वहां पर पुजारी ने और 2 अन्य लोगों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, उसको स्थानीय प्रशासन छिपा क्यों रहा था, ये भी तो जांच का विषय। देखिए आलोक जी, एक बात मैं और कहूंगा, आप चाहे उस पर 100 प्रश्न उठा लीजिएगा मेरे ऊपर। नहीं सर, मैं किसी पे सवाल, आज मैं बराबर मौन हूँ, आप अपनी बात रखिए, मन बहुत व्यथित है। जब घटना हुई तो पूरी प्रदेश सरकार और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार से लेके और वर्तमान जिलाधिकारी जब घटना हुई थी उस समय भी थे, ये लोग किसी भी कीमत पर उसको काल्पनिक बताने के लिए और साबित करने को तैयार थे। बाद में ऑनर किलिंग बताने का काम किया। जब सीबीआई जांच हुई तो सरकार के मुंह पे कितना गहरा तमाचा लगा। जी चलिए, वो सारी चीजें अब सरकार के सामने हैं, सरकार लगातार जांच की बात कर रही, मुआवजे का मरहम लगा दिया गया। लेकिन सीबी पांडे जी, इस पूरी कवायद के बीच अब बात आती है कानूनों को लेकर के। तो 2013 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया, ये बदलाव किए गए थे ताकि लोगों में डर बैठे, सख्ती आए। आईपीसी की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए, लेकिन इनकी ये सिर्फ बानगी पर है, कुछ ज्यादा असर इनका साफ तौर पर दिखा नहीं सीबी पांडे जी कहीं ना कहीं। इसीलिए नहीं दिखा ना कि उसके कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जो व्यवस्था आपको बनाना चाहिए प्रशासनिक में, मतलब पुलिस प्रशासन में, वो व्यवस्था तो वैसी आपने बनाई नहीं। अगर वो व्यवस्था आप
यहाँ पूरी तरह से पूरा उसका संगठित रूप से बनाया, जिसका कि प्रभाव हर जगह महसूस होता, तो व्यवस्था के अंदर लोग डरते कि ये हमें तुरंत हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा तो व्यवस्था बना नहीं। सामान्यतः जैसे पुलिस की व्यवस्था चलती है वैसे व्यवस्था में वो भी चल रहा है, वो भी एक जैसे और अपराध है वैसे अपराध, उसके भी उसी तरह से कार्रवाई हो रही। तो जब वो व्यवस्था आप आंख से नहीं बनाएंगे, जब रेप के मामलों में आपसे जैसी अपेक्षा थी कि उसके लिए एक विशिष्ट व्यवस्था बनाई जाएगी, वैसी व्यवस्था आपने नहीं बनाया। तो जब वैसी व्यवस्था नहीं बनाई तो उसी तरह से मामला चल रहा है जैसे अन्य अपराधों के मामले में चलता है। तो ये उसके पूरे कानून की मनसाई को ऐसा मामला चलता रहेगा। एक व्यवस्था की बात की सीबी पांडे जी ने। जरीन मैडम, मैं आपसे चाहूंगा, जब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं और एक वर्तमान समय में आपको अगर मैं एक सजेशन के तौर पर, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं, बढ़ चढ़कर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आप भाग लेती हैं, अपनी सहभागिता दिखाती हैं और अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। जरीन मैम, अगर मैं चाहूं आज आप सरकार को इस व्यवस्था में बेहतरी के लिए कोई सुझाव देना चाहोगे, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, कुछ पूछना चाहूंगा। आप अपनी बात रखिए जी। जी, मुझे ये लगता है कि महिलाओं को लेकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो उतनी ज्यादा जो है वो सेंसिटिव नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जितने भी पिछले आप मसले देख लीजिए, जितने भी मामले आए हैं, महिला अपराध के जितने भी मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो उनकी शिकायत दर्ज करने में देरी लगाती है। अव्वल तो वो विश्वास ही नहीं करती कि ऐसी घटना घटित हुई होगी। जब लोगों का दबाव पड़ता है, जब मीडिया का दबाव पड़ता है, तब जाकर के रजिस्टर होता है। अगर गैंग रेप है तो वो उसको छेड़खानी में धारा लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, इसलिए मामला रजिस्टर करना चाहते ही नहीं है। लेकिन घटना तो, दुर्घटना जो है वो तो हो चुकी होती है, सच्चाई सबके जब सामने आती है तब वो रजिस्टर होती है घटना। तो कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस का ढीलापन जो है वो हर मसले में दिखाई देता है। जितनी भी घटनाएं अब तक महिला अपराध से जुड़ी हुई हैं, सब में आप देखिए कि पुलिस की जो है वो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। हाथरस कांड में भी बानगी देखी, बलिया में भी देखने को मिली और ये बदायूं में भी देखने को मिली। नीरज जी, अब पुलिस की बात करें तो पुलिस ने पहले तो इस मामले में भी यही बात करें, और जरीन जी ने भी कहा कि पुलिस ने पहले तो आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या की घटना को झूठा बताया, फिर कुएं में गिरने की मौत होने की बात कही। तो बराबर कहीं ना कहीं घर वाले बार बार पुलिस को फोन करते रहे, और आप कह रहे हैं 112 है, कहीं पे भी फोन मिलाइए। ऐसा है उत्तर प्रदेश में, इनकी बात का जवाब दे दूं। जी जी। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां FIR दर्ज ना हो रही हो। अगर नहीं हो रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले ले, मैं वायदा करता हूं और ये आपके चैनल बैठ के बोलता हूं, सरकार तत्काल एक्शन लेगी और ऐसा कहीं होगा, उस अधिकारी जो दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट नीरज जी, मैं जरा, आपने कहा कि सरकार एक्शन लेगी, सरकार ऐसा सिस्टम क्यों नहीं देती है? ऐसा सिस्टम दे दे कि जहां पर इस तरीके की घटनाएं होना ना मुझे ऐसे मुद्दों को लेकर के चर्चा करनी पड़े। मैं बात करूं GDP पे, मैं बात करूं वैट पे, मैं चर्चा करूं, मैं ऐसे मुद्दों पे चर्चा भी नहीं करना चाहता। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं करती डेवलप? आलोक जी, मैं फिर बता रहा हूं आपको, पुलिस का जो सिस्टम है शुरू से ही बिगड़ा हुआ पड़ा था। ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। पुलिस आज की तारीख में, माननीय हमारी सरकार में पुलिस को अलर्ट किया गया है, पुलिस को ये समझाया गया है ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप एक्शन में आइए। अगर आप एक्शन में नहीं, पुरानी सरकार अब क्या मांग करती है? अब 3.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, अब 3.5 साल से ऊपर का, अभी भी इस सिस्टम का रोना कि गीली पिच पर बैटिंग नहीं हो सकती है, अब छोड़ दीजिए ये। मैं आपके चैनल में बात कर रहा हूँ, कोई भी अधिकारी हो, सिपाही से लेके SSP हो, DIG हो, IG हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर काम नहीं करेगा तो अपने घर बैठ जाए। सरकार का इस्तेमाल करने से ऐसा सिस्टम दे दीजिए, ऐसा सिस्टम दे दीजिए। जी जावेद सर आ रहा हूं, जरा शौकत जी को भी अपनी बात रख लें। जी हाँ, जब देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि नहीं, इससे पहले जो सरकारें रहीं उनकी वजह से कानून व्यवस्था दोस्त है। महाराज, मैं आपके माध्यम से एक चीज समझना चाह रहा हूँ, कल्याण सिंह की भी सरकार रही, वह भी मुख्यमंत्री रहे, तब भी यही सिस्टम काम कर रहा था। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, तब भी यही सिस्टम काम कर रहा था। समाजवादी पार्टी भी, हम लोग सरकार में आए तो भी हम लोगों ने अच्छे से अच्छा बेहतर, और हम लोगों ने काम किया।
चाहे 10-90 की बात करें महिलाओं को लेकर, आज भी चल रहा है। आपकी जो बनाई योजना वो बंद हो गई, हमारा 10-90 आज भी चल रहा है। पुलिस मुख्यालय जो इतना बड़ा बनाकर हमने दिया वो आज भी काम कर रहा है। पुलिस को हाईटेक करने का काम हमने किया। 100 नंबर जिसकी आप बात करते हैं ना 112, वो सिर्फ मिलाने के लिए आपने नंबर बदल दिया, कुछ व्यवस्था नहीं चेंज की। सबसे बड़ी समस्या क्या है आलोक जी, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसी चैनल पे बैठ के कई बार कह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो बाकी कानूनों को बाद में बना लीजिएगा, रेप का कानून बना लीजिए। क्या दिक्कत आती है? इतना महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कानून में क्या कमी है? हमने फास्ट ट्रैक बना दिया, अदालतें बना दी, तमाम कानूनों में बदलाव कर दिया, कोई मुलजिम बच के नहीं जा रहा है। अब बताइए और आपको क्या कानून चाहिए, बता दीजिए। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। देखिए समझिए, जावेद जी को भी सुनेंगे जरा सर। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई जवाब नहीं है, ये बड़ी चीज है, आज उनके पास कोई जवाब नहीं। समाजवादी पार्टी लगातार इस चीज को मांग करते हुए आई कि आप कानून बना, रेप पे कानून बना दी। मैं लाइव टुडे के माध्यम से नीरज जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या जरा सी भी नैतिकता है तो आप इस चैनल पे बैठ के कह दीजिएगा ठीक है अब हम जब दोबारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो इस पे कानून बनाने की बात करेंगे। अरे मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप दुनिया भर के कानून बना रहे हैं। कानून की बात करिए जल्दी से। मैं एक जरा सीबी पांडे सर से एक प्रतिक्रिया ले लूं। मैं बहुत स्वस्थ बहस करा रहा हूं, मैं आ रहा हूं इस मामले को राजनीतिक रंग देने की नहीं कोशिश कर रहा हूं। सीबी पांडे सर, जब रेप पर कानून बनाने की बात करी, लगातार तो कानून जो बने हैं उनमें किस तरीके के प्रावधान हैं? क्या वाकई में अब कानून से ही इस समस्या का समाधान होगा? अब इससे सख्त कानून, निर्भया का जो कानून है रेप के मामले में, मैं नहीं समझता कि इससे भी बड़ा कोई सख्त कानून हो सकता है। तो अब सख्त कानून क्या बनाएंगे आप? अब अगर कोई इसमें तो पुलिस को जिम्मेदारी दे दी गई है कि पुलिस अगर एफआईआर नहीं दर्ज करती तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की और कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इसमें आज उसमें फांसी की सजा तक कर दी गई है। तो अब इससे सख्त कानून तो नहीं बन सकता। अब इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब वही मैंने कहा कि लागू करने के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। कितना भी कानून हो, अगर उस व्यवस्था को लागू करने की जो सिस्टम है उस सिस्टम को अगर आप नहीं बनाएंगे, उस सिस्टम को एक्टिव नहीं करेंगे, उस सिस्टम को स्पीडी नहीं करेंगे, उस सिस्टम का इखलास नहीं पैदा करेंगे, उस सिस्टम को समझ में लोगों को आने लगे कि ये सिस्टम बहुत सख्त है और इसमें कोई बच नहीं पाएगा, जब तक ये मैसेज नहीं देंगे तो आप ऐसे ही कानून बनाते रहिए, सख्त कानून बनाइए। और क्या आप बना सकते हैं? मैं नहीं समझता कि इसके अलावा आप कोई दूसरा कानून, इससे भी सख्त कानून बन सकता है निर्भया के मामले में, खास करके रेप के अपराध के मामले में। आप इसको लगाने के लिए थाने स्तर पर आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा और जरूरत हो तो गाँव स्तर तक आप रेप के मामले में अपना सिस्टम इवॉल्व करिए, डेवलप करिए। और गांव में एक आदमी को रखिए कि भाई रेप का कोई मामला हो और जैसे रेप के मामले में कोई लड़की लड़का अगर मिलते हैं और उसमें आपस में इस तरह से लड़की की लड़की को छेड़छाड़ करते हैं तभी सूचित किया जाए। जिम्मेदारी करिए, चौकीदार की जिम्मेदारी दीजिए या पुलिस कांस्टेबल की जिम्मेदारी दीजिए कि वो पेट्रोलिंग करते रहे और कहीं भी जरा भी किसी लड़के या लड़की के छेड़ने छाड़ने या उस पर बुरी नजर रखने का कोई ऐसा मामला आता है तो तुरंत उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए। देखिए खत्म हो जाएगा। ऐसा तो ही है कि पुलिस चाहे और सख्त कार्रवाई कर दीजिए ताकि वो भी नजीर बने और दूसरे लोगों में डर बैठ जाए और उससे होगा क्या, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जावेद जी, इस बर्बर वारदात को लेकर के बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात भी विपक्ष ने उठाई। इस वारदात को लेकर के विपक्षी दलों ने यूपी की योगी सरकार पर सियासी हमले किए। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीयत में खोट बता दिया। अब क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था पर? वाकई में किस तरीके से लगातार अब सवाल उठ रहे हैं? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगता रहा है और लगा हुआ है। अब ये केवल आंकड़े प्रस्तुत कर देना और अपनी टीम 11 के साथ बैठकर सब कुछ सही सही बता देना, अभी देखिए सरकार का इकबाल तो खत्म हो गया। सरकार का इकबाल उसी दिन खत्म हो गया था जब हमारे मुखिया परम संत महंत योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल पूरी तरीके से वो एक अपने एजेंडे पे लग गए थे कि हमें किस तरीके से इस प्रदेश की सत्ता का संचालन करना है और भविष्य में हमें प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोकनी है आरएसएस के सामने। उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आलोक जी, आप पत्रकार हैं, 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप स्वयं देखिए कि हालत क्या है कि किस तरीके से एफआईआर नहीं हो रही, जो दावे हो रहे हैं कि एफआईआर हो रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता कई जनपदों में लगातार भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध हो उस पर धरना दे रहे हैं।
कल भी रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई का अध्यक्ष जिला अस्पताल के भ्रष्टाचार को लेकर धरना देने जा रहा है। किस तरीके से बागपत में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, भाजपा के एक विधायक बलिया में किस तरीके का तांडव करते हैं, ये सब चीजें हमें आपको समझने की है। मैं विरोध के लिए चलिए, बड़ी बात मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए, तभी स्वस्थ बहस होगी कि जो भी घटनाएं आ रही हैं उनको राजनीतिक घटनाक्रम से ना जोड़े, बल्कि किस तरीके की मानसिकता है लोगों की, ये कुंठित मानसिकता, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब हम इस स्वस्थ माहौल में, नीरज जी, अब हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, वाकई में लोगों को कहीं ना कहीं अब समाज में एक संदेश देने की जरूरत है, एक तरीके से जागरूकता लाने की वाकई में जरूरत, अब इस संदर्भ में भी काम करने की जरूरत है। राजनीति बहुत हो गई। देखो, राजनीति इसमें नहीं है सर। मैं अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था, ऐसी जघन्य अपराध, ऐसी जघन्य घटना है किसी को अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो। तो सबको ये गलत हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। परंतु देखो, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार इस पीछे नहीं हट रही है। सरकार अगर कानून तो इतने जटिल कानून है, इनसे अपराधी बच नहीं पाएगा, नहीं कभी बचाए ना बच पाएगा, और उनको सख्त सजा दी जा रही है। ऐसा नहीं, सरकार अपना काम करेगी और कर रही है। दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा मैं, ये राजनीतिक रंग क्या है। देखिए, मैं बताऊं, अब प्रियंका जी और राहुल जी हाथरस तो जाएं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के भाई से, वहां बदायूं कब जा रहे वो? अब उन्होंने बोल भी दिया सरकार की नीयत में खोट है। ऐसी कौन सी सरकार, बहन बेटी सबकी है, ऐसी बात नहीं है इसमें। सरकार बहन बेटी, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हम ऐसा अपराध सरकार चाहेगी क्या? पक्ष उठाता है उसी के पीछे क्यों भागता, अपना मुद्दा क्यों नहीं उठाता है विपक्ष? जावेद जी, क्यों नहीं गए कि कब बदायूं पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बताइए कब पहुंच रहे हैं? आप लोग तो 42 दिन के किसान आंदोलन में 60 किसान शहीद हो गए, एक शब्द शोक संवेदना का नहीं निकला। ये है संवेदनशीलता आपके अंदर की। आपका काम है मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी का, माननीय राहुल जी का, प्रियंका जी का ये काम है, उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने के लिए हाथरस जाते हैं और गाजेबाजी के साथ, और वही स्थिति आप अब कर रहे हो। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, बदायूं कब जाएंगे, कब माहौल खराब करोगे उत्तर प्रदेश का? किसानों को भी आपने बरकरार रखा है। आप उनसे मत पूछिए, आप ये पूछिए इस बार पहले से किस तरीके से सतर्कता बरतेंगे आप लोग। नीरज जी, आप अपना प्लान बताइए कि विपक्ष ना जाए या कोई भी, जिस तरीके से वो कथित भाभी से चिटक के रोई थी प्रियंका गांधी जी। आलोक जी, हमें आप जा सकते हो, कोई वो नहीं है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर का अगर मामला हुआ तो हम आने नहीं देंगे। किसी आम आदमी को किसी को रोक नहीं रहे। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का मैदान हो गए, चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे सख्त रियायत दी जाती है। मैं चैनल पे बैठ के कहता हूं सरकार की पद से, ये नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को आग के हवाले नहीं करेंगे, आप लोगों की चाल नहीं चलेगी। वो आप दिल्ली में कहना चाहिए इस तरीके से घटनाएं ना हो, आपको ये बात कहनी चाहिए। मैं तो इस चीज की उम्मीद कर रहा था आपसे। हाँ जी, सरकार, आप क्यों बोल रहा हूं, सरकार अपना काम कर रही है। आप क्या लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका को दबाएंगे क्या नीरज जी? भूमिका को नहीं दबा रहे, हम भूमिका को नहीं दबा रहे, हम राजनीति, ऐसे मामलों में इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर विपक्ष सवाल उठाता है लोकतंत्र में, तो ये सवाल उठाता है विपक्ष हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं, आपने सरकार से कब वक्त मांगा? माननीय मुख्यमंत्री सबके होते हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने कौन सा मसौदा दिया जो आप, चलो हम बताते हैं आपको, उत्तर प्रदेश का प्लान इस तरीके से करेंगे, कौन सा सुझाव दिया? शौकत जी, बता दीजिए, समय बहुत कम है। शौकत जी, हाँ ठीक है, जावेद सर आ रहा हूँ, जरा शौकत जी को भी अपनी बात है। सर आ रहा हूँ। इतना कहना चाहूंगा कि हाथरस की घटना हुई, तब भी आपने बहुत सारी बातें कही, लोगों ने सुन लिया, कोई बात नहीं। आज बदायूं में एक बड़ी घटना हुई, अभी पूर्व के थोड़े दिन पहले की मैं बताना चाहूंगा आलोक जी, कि हरदोई में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, और बड़े जघन्य तरीके से वहां भी रेप हुआ था, और छोटी बच्ची थी, शायद मुझे लग रहा 12-13 साल की रही होगी, और उनके परिजनों को पुलिस उठाकर थाने लेके चली गई थी। अब मैं पूछना चाहता हूं नीरज जी से कि जिस पीड़ित परिवार के साथ जिसकी बेटी का रेप हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके परिवार को पुलिस थाने क्यों ले जाती है?
न्याय दिलाने के लिए थाने बुलाना जरूरी है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। अरे आपका अगर इकबाल सच में पुलिस का है तो मुझे लगता है उनको थाने बुलाने, उनको तुरंत न्याय मिल जाना चाहिए। तब थोड़े दिन बाद वो लड़का अरेस्ट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी क्यों ये घटनाएं होती हैं? नीरज जी, इस पे विचार करना पड़ेगा आपको कि आपकी सरकार वो काम करे कि कोई भी अपराधी इतने हौसले बुलंद न कर पाए, किसी महिला की तरफ देख पाए। मैं बार-बार इस चीज को कहता हुई है, सवाल उठेंगे सरकार से। जब पूछा, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, सरकार अपनी जांच का आश्वासन दे रही है। ठीक है सर, आ रहा सीबी पांडे सर, जब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने अपनी भूमिका अदा की, सत्ता पक्ष ने अपनी भूमिका अदा की और सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाया, पर सवाल यह कि अब आगे किस तरीके से क्या कुछ कानूनों में प्रावधान किया जा सकता है, बदलाव करके लोगों में डर बिठाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात जो कुंठित मानसिकता है या यूं हम कहें कि मानसिक विकृतियां हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं ताकि मुझे ऐसे मुद्दों पर चर्चा ना करनी पड़े। सीबी पांडे सर, देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है कानून को बदलने की, कानून बदला हुआ है, आप क्यों नहीं इसकी मॉनिटरिंग करने की एक विशेष व्यवस्था करते हैं कि रेप के मामले में कि ऊपर से लेके गांव तक, ग्रास रूट तक रेप के मामले में किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है, इस अपराध के मामले में किस तरह लोगों को अवेयर किया जाता है, इस अपराध को रोकथाम करने के लिए कौन से लोगों को तैयार क्या रखा गया है, इस अपराध को रोकने के लिए किस लेवल की पेट्रोलिंग की जाती है। इस मामले में देखिए होता क्या है कि किसी लड़की को पहले की तरह करेंगे, कभी लोग छेड़छाड़ी करते हैं, अब वो लड़की बताती है किसी से तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले तो लड़कियां ऐसे मामलों में जाके पुलिस से डरती हैं कि अगर जाए तो बदनामी हो। अगर ऐसे मामलों में खुद पुलिस अपनी पेट्रोलिंग करके ऐसे लोगों की खबर लेती रहे, गांव में इस तरह से पता लगाती रहे और तुरंत मौके पर अगर किसी ने भी कोई कॉल किया तो तुरंत पहुंचती जाए, तो ये व्यवस्था से सिस्टम में ये सारी चीज सिस्टम में आ जाएंगे, और सिस्टम में आ जाएंगे तो अपराध, रेप के अपराध हो अपराध रेप तो भी सामान्य अपराध के धारा आईपीसी में हजारों सैकड़ों अपराध होते हैं, तो आप उसी तरह से इसको भी आप उसी व्यवस्था से डील करेंगे तो कभी रेप नहीं रुकने वाला है। इसको आप विशेष व्यवस्था से डील करना पड़ेगा, तब रेप के मामले में ये आप रोक पाएंगे, इसका रोकथाम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं रोक पाएंगे। ये नीचे जाने सामान्य ढंग से इसको मत डील करिए, इसको विशेष व्यवस्था के अंतर्गत आप इसको डील करिए। विशेष व्यवस्था, तो क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप कि ताकि सिस्टम में बदलाव भी आए और बड़ी बात की एक विशेष व्यवस्था की जाए? जब एक सेल आपने यहाँ मान लीजिए बनाया जी, जावेद जी आपसे मेरा सवाल, ठीक है सर आ रहा हूँ। जावेद जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे भी एक सुझाव चाहूंगा जरा। नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए जवाब का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से ये दुखद घटनाएं हो रही है, इसके लिए देखिए सरकार को अब दो गाल रख के बजाने की जरूरत नहीं है। एक तो चली चला की बेला है, ये 1 साल बचा चुनाव का, आप तमाम जो है लेते हैं कि अरे बड़ा प्रदेश है और ये है वो। आपको पहले भी मालूम था कि आप सत्ता में जब सत्ता की दावेदारी कर रहे थे तो मालूम था कि प्रदेश की आबादी कितनी है। कानून पर्याप्त है हमारे पास, पांडे जी ने भी कहा कानून पर्याप्त है, लेकिन कानून का पालन जमीन पर यथार्थ के धरातल पर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब पूरी तरीके से जब सरकार ही इन चीजों से मुंह फेरे हुए है, सरकार का अपना अलग एजेंडा है, उसको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बयान होते हैं, टीम 11 की मीटिंग हो, कोई भी मंच हो, मुख्यमंत्री जी आंकड़े प्रस्तुत कर देते, ये हो गया। लेकिन अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश की छोड़ दीजिए, लखनऊ की कितनी खतरनाक है। जिस जगह स्टूडियो है आलोक जी आप बैठे हैं, यहीं पर इसी हफ्ते में डाका भी पड़ा एक अभियंता के घर पे, उस पे अभी तक जो है एक भी व्यक्ति के एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। किस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं ना हो, इसमें देखिए सरकार की सख्ती भी आवश्यक है। और चाहे सत्ताधारी दल हो, अरे भाजपा तो विश्व का सबसे बड़ा दल है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा धन है। अरे जब आपके पास गांव गांव गली गली हर दूसरे मकान पे कार्यकर्ता है, तो क्यों नहीं आप इस तरीके से काम करते? विपक्ष भी वही काम करे, हमको भी करना चाहिए। देखिए समाज में, चलिए नीरज जी, अगर आप भी लोग भी विपक्ष को लेकर के साथ चलते हैं और विपक्ष के सुझाव मानते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत आने वाले समय में बेहतरी के नतीजे आएंगे, बेहतर परिणाम आएंगे। आलोक जी बात आपकी सही है, मैं मानता हूं। हाँ। पर आज तक का रिकॉर्ड है
विपक्ष कोई ना तो सुझाव देता है ना विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की छवि खराब करना, उत्तर प्रदेश को बदनाम करना और उत्तर प्रदेश में सरकार को घेरना, बस बाकी का और कोई काम नहीं है। अगर देखो ये ऐसे अपराध होते हैं, जघन्य अपराध, इसमें सबको एक साथ रहना चाहिए। ये आरोप का समय नहीं है, ये अपने सुझाव दें सरकार को, सरकार उस पर विचार करेगी, सरकार मानेगी भी, ऐसी बात नहीं। सही बात को हर आदमी मानता है, हर सरकार मानती है, परंतु इनकी सोच ही खराब है। इनकी सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? इनकी सोच सत्ता के लिए है, सत्ता के लिए ये रेप कांड हो, बलात्कार हो या कोई भी आगजनी हो, उसको मुद्दा बनाते हैं, उस मुद्दों को हवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। जहां बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां हम नहीं चलने देंगे, ये भी पक्की बात। और उत्तर प्रदेश की मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां हो रही हैं, होंगी, और सरकार का इकबाल बुलंद होगा। माहौल को थोड़ा समय लगता है, चलिए थोड़ा सा शौकत जी समय लग सकता है, लेकिन स्थितियां जरूर बदलेंगी जी। और कितना साथ देंगे? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष सुझाव नहीं देता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यदि विपक्ष सुझाव देता है तो मालूम है ये लोग क्या करते हैं, ये पहले जो है कपड़े सिलवा लेते हैं, उसके बाद नाप देते हैं। बल्कि होता क्या है आलोक जी कि पहले नाप दी जाती है, बाद में कपड़े सिलवाए जाते हैं। इनका काम ही उल्टा है। तो ये अब ये कह रहे हैं कि नहीं, कुर्सी पे बैठने के लिए साहब ये मुद्दे बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं तो किस चीज को मुद्दा बनाया जाता है? मुझे ये भी, आप भी तो जब विपक्ष में थे तो क्या कहते थे कि वो मोदी जी ने आज आलू की सब्जी खाई, इसको मुद्दा बनाया जाए, या जो सूट पहन रहे उसको मुद्दा बनाया जाए। अरे किसानों के साथ जो हो रहा, जो आज प्रदेश में रेप हो रही, यही तो आवाज है ना, यही आवाज विपक्ष उठाता है। और कौन सी आवाज उठाए? अरे साहब आप जो कर रहे हैं वही तो हम जनता को बताने का काम कर रहे हैं, ये भी नहीं करेगा क्या विपक्ष? आप क्या चाहते हैं? समझ नहीं रहे कि जवाब अभी जनता देगी विपक्ष को। जी सुन लीजिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी इतने गुमान में है, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी इनको कोई सुझाव दे देगी तो महाराज, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि महाराज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीरज जी कुछ भी बोल दें, लेकिन अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई सुझाव दे देंगे तो हिम्मत नहीं है नीरज जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर सच में सुझाव में काम करते देखो, मुझे लगता कि प्रदेश बहुत विकसित हो गया होता, लेकिन आपका तरीका तो दूसरा है। धर्मांतरण का कानून बनाने में हमें एक बात बताइए, नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूं। 104 बुद्धिजीवी कौन होते हैं? आईएएस, जो परीक्षा बीट करके जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया। 4 पूर्व जज, उन्होंने भी कह दिया अरे हम अनभिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार में सरकार को चलवाने का काम करते हैं वो आईएएस कह रहे थे धर्मांतरण का कानून गलत है, इसका दुरुपयोग होगा सबसे ज्यादा। अब बताइए क्या उन्होंने क्या आपको गलत राय दी होगी? आपको धर्मांतरण का कानून गलत कर देना चाहिए। अब रही बात सुनिए ना, सुन लीजिए ना, देश और प्रदेश की इसका जवाब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं किसान सबसे ज्यादा। देखिए बयानों की बात ना करिए नेताजी के, फिर बयानों की बात आएगी। मेरे पास इतना समय नहीं है। चलिए कि किसके पीछे क्या मानसिकता थी, मेरा उस मानसिकता करें, उसी मानसिकता से तो बचना है। जी माननीय मुलायम सिंह जी का क्या बता दीजिए। सर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ऐसे बयानों पर चर्चा करना चाहता हूं। बड़ी बात ये, मुझे इस तरीके के बयानों पर चर्चा नहीं करनी है। मैं सीबी पांडे जी से आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर जो भी हुआ मन व्यथित है। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, किस तरीके से बदलाव परिवर्तन किया जा सकता है? एक सुझाव सर, फाइनल कमेंट आपसे आज की डिबेट का। देखिए इमीडिएटली तो ये चाहिए कि हर थाने से गांव तक जोड़ रखें और उसका जो इसमें एक हमेशा एक स्पेशल स्क्वाड बना दें, जो कि जरा भी इस मामले में जरा भी कोई बात कहीं को सुनाई दे, इमीडिएटली स्पेशल स्क्वाड पहुंचे और इस मामले को सख्ती से उसे निपटने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ जब तक स्पेशल स्क्वाड हर थाने पर बना के और गाँव को इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, मोहल्ले को कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाएगी। और 112 और के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसको रेप के मामले को, इसके लिए स्पेशल स्क्वाड की व्यवस्था करना पड़ेगा, तब जाके रेप के मामले रुकेंगे। जी चलिए, ये ऐसे सुझाव हैं जो वाकई में जिन पर काम करने की जरूरत है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत जी आपका भी, नीरज जी आपका भी, सीबी पांडे जी आपका भी, जावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद जरीन जी भी जुड़ी थी और साथ ही साथ वरिष्ठ एडवोकेट एएन पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े थे। सबने अपनी बात रखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि आज जिस तरीके से हमने जिस मुद्दे पर बात की, ऐसे में सवाल ये कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है? आखिर कब आधी आबादी अपने को महफूज समझेगी? बड़ा सवाल। नमस्कार।